FGFA 2 वेरिएंट्स में आएगा, एक सिंगल सीटर और एक ट्विन सीटर। T50 अभी तक केवल सिंगल सीटर में है। FGFA डबल सीटर में आएगा, तो ये एक तरह से वही डिफरेंस हो गया जो कि SU30K और SU30M के आई में है। लेकिन मौजूदा वक्त में F-22 रैप्टर का ही बोलबाला है। स्टेल्थ तकनीक और थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल से लैस ये विमान आज अकेला 5वीं पीढ़ी का विमान है जो ऑपरेशनल है। हालांकि अमेरिका ने बजट की कमी की वजह से इसकी तादाद 187 तक ही महदूद रखी, लेकिन वो जानता है कि किसी भी हवाई युद्ध में अगर उसे कोई कामयाबी दिला सकता है तो वो है F-22 रैप्टर। F-22 स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जो कि मतलब ये है कि वो रडार की पकड़ में नहीं है। तो जब ऐसा जहाज जो कि रडार की पकड़ में नहीं आ रहा, दुश्मन को कुछ पता नहीं वो कहाँ से आएगा, कहाँ से वार करेगा, तो आपके पास एक सरप्राइज का एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। बहुत ज़्यादा बनाने चाहिए थे F-22 रैप्टर अमेरिका को, लेकिन वो नहीं बना पाए क्योंकि एक तो वो बहुत ही महंगा है हवाई जहाज़ है, और ऊपर से उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि उतने में आप कई दूसरी स्क्वाड्रन्स दूसरे विमानों की खड़ी कर सकते हैं, जो कि शायद F-22 भी उन सबका इतना एक साथ लोहा ना ले पाए। स्टेल्थ विमानों का बाजार बढ़ रहा है और अमेरिका को F-35 से काफी उम्मीदें हैं। MMRCA डील के दौरान अमेरिका ने F-35 के बहाने भारत को अपने F-16 और F-18 हॉर्नेट खरीदने का लालच दिया था। अमेरिका स्टेल्थ विमान F-35 की एक लंबी फ्लीट खड़ी करने की तैयारी में है। F-22 रैप्टर के मुकाबले F-35 सस्ता तो है, लेकिन तकनीक के हिसाब से उतना ही कमजोर भी है। इंटरनल बेस यानी वो जगह जहां F-35 हथियार छुपा सकता है, F-22 के मुकाबले बहुत छोटे और बड़े मिशन के लिए ये विमान बेकार साबित होगा। और अगर ये ज्यादा हथियार ले जाता है तो उसकी स्टेल्थ खूबी पूरी तरह खत्म हो जाएगी और फिर ये किसी भी मिसाइल के लिए आसान निशाना होगा। ये रडार पर आसानी से दिखेगा। लेकिन अमेरिकी स्टेल्थ तकनीक अब भी दुनिया पर राज कर रही है। अमेरिका ने काफ़ी हद तक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की शुरुआत करी थी। जिस तरह से उन्होंने पहले F-117 और B-2 जैसे बॉम्बर्स बनाए थे और फिर F-22 जैसा हवाई जहाज बनाया और अब F-35 भी बना रहे हैं। अमेरिका के पास बेशक बहुत ही अच्छे स्टेल्थ विमान रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में जैसे कि अब रशिया, जिसकी पहले की सोवियत यूनियन के टूटने के बाद से थोड़ा कमज़ोर ज़रूर हुआ था, लेकिन अब उनके पास बहुत हद तक ऐसे टेक्नोलॉजीज़ हैं जो शायद अमेरिका के पास भी नहीं है। हालांकि लड़ाकू विमान टेक्नोलॉजी में हमेशा अमेरिका का दबदबा रहा है, लेकिन रूस उससे बहुत पीछे नहीं। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस की लड़ाकू विमानों पर रिसर्च कमजोर जरूर हुई, लेकिन उसने अपना काम जारी रखा। आज उसका पाक F-50 स्टेल्थ विमान कई मायनों में रैप्टर से बेहतर बताया जाता है। जिस तरह से F-22 के कार्यक्रम को हमने बंद होते देखा है, हमें लगता नहीं कि ज़्यादा उसके अंदर कुछ आएगा, जबकि T-50 बहुत हद तक डेवलपमेंट स्टेज पे है, तो उसके अंदर ऐसे बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो उसे F-22 से बेशक आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा विमान बना देगा। स्टेल्थ बेसिकली 3 चीज़ों पर आधारित होता है। एक है आपका इसका रडार क्रॉस सेक्शन, जो कि काफ़ी कम होता है, इतना कम होता है कि अक्सर रडार्स पकड़ ही नहीं पाते उसे। दूसरी चीज़ उसमें सोनिक बूम उसका बहुत कम होता है, एयरक्राफ्ट की अपने आप में जो आवाज़ है वो बहुत कम होती है। और तीसरी चीज़ उसका इंफ्रारेड सिग्नेचर। विमानों में स्टेल्थ तकनीक पहले अमेरिका ने तैयार की थी, फिर रूस और अब चीन ने J-20 तैयार किया है। ये प्रोजेक्ट इतना सीक्रेट रहा कि इसकी पहली उड़ान भरने से पहले तक किसी देश को इसकी भनक तक नहीं लगी। चीन की तकनीक हमेशा सस्ती रही है, लेकिन एक खिलौने या बल्ब की तरह इसकी गारंटी पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। चीन पर हमेशा विदेशी तकनीक की नकल करने का आरोप लगता रहा। चाइना ने आज तक एक भी जहाज अपने होम डिजाइन का नहीं बनाया है। उनके ज़्यादातर एयरक्राफ्ट J-10, जो कि IAI इजरायली एयरक्राफ्ट लवी की काफ़ी हद तक हूबहू नकल दिखता है। वहीं पे J-11 उनका सुखोई 27 जो कि रशियन विमान है, उसकी पूरी हूबहू नकल दिखता है। चाइना एक 5th जनरेशन इंजन बनाने में नाकामयाब रहा है, अभी तक उन्होंने नहीं बना पाया। और जहाँ तक एयरबोर्न एसा रडार की बात है, जो कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में होता है, वो भी अभी तक उनका कोई ऑपरेशनल है नहीं।
तो जब तक दोनों चीज़ें सामने एक बार रिसर्च होकर आ नहीं जाती तब तक J-20 एक प्रोटोटाइप है। लेकिन J-20 ने एक बड़ा चैलेंज पेश किया है। अमेरिका और रूस के बाद वो तीसरी ताकत है जिसने एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनाने में कामयाबी हासिल की है। हाल ही में J-20 ने कई कामयाब उड़ान भरी है और उम्मीद है कि 2019 तक J-20 ऑपरेशनल हो जाएगा। ये वो वक्त होगा जब भारत और रूस का बनाया गया 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल हो जाएगा और तब आसमान में दिखेगा स्टेल्थ विमानों का ऐसा त्रिकोण जो आने वाले वक्त में यानी भविष्य में हवाई युद्ध कला की बुनियाद रखेगा। लेकिन भारत के सामने मौजूदा दिक्कत स्वदेशी तेजस को लेकर है। तेजस यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का मार्क 2 वर्जन तैयार हो रहा है। 1983 से जारी ये प्रोजेक्ट कई मुश्किलों के दौर से गुजरा है। अभी इसके वीपन सूट को लेकर देरी हो रही है। वहीं देश में बना ये विमान अब विदेशी इंजन पर उड़ान भर रहा है क्योंकि इसके लिए देश में बना कावेरी इंजन उतनी ताकत नहीं पैदा कर पाया जो तेजस की उड़ान के लिए जरूरी है। अब इसमें अमेरिकी इंजन इस्तेमाल हो रहा है। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बताएंगे कि भारतीय वायुसेना की दो ही ताकत कितनी आधुनिक बनाई जा रही है। देखते रहिए, आसमां है हमारा। मेरे पीछे खड़ा विमान है एम्ब्रेयर 145। हाल ही में इसे ब्राजील से लिया गया है, लेकिन खास बात इसकी है इसमें लगा रडार जो भारत में ही बनाया गया है। इस रडार की खासियत यह है कि सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में ये दुश्मन की जरा से भी हरकत को आराम से पहचान सकता है। किसी भी वायुसेना की ताकत न सिर्फ इसके लड़ाकू विमान होते हैं बल्कि वो जरिए भी जो एक लड़ाकू विमान को और घातक बना देते हैं, जैसे कि मिड एयर रिफ्यूलर, अवाक्स यानी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। फिलहाल भारत के पास इजराइल से लिए गए फैल्कन अवाक्स है, लेकिन अब इसकी ताकत बढ़ रही है क्योंकि देश को ब्राजील के विमान पर लगी स्वदेशी अवाक्स प्रणाली भी मिल चुकी है, एम्ब्रेयर 145। भारत में बने ऐसा यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार से लैस विमान ब्राजील से खरीदा गया है। आसमान में 240 डिग्री की दिशा में इसका रडार हर हरकत पर नजर रख सकता है। 400 किलोमीटर के दायरे में कोई भी मिसाइल या विमान इसकी नजरों से नहीं बच सकता। ये भारत में रहकर भी पाकिस्तान में उड़ने वाले विमानों को ट्रैक कर सकता है। इसके सिस्टम हमें बाहर से मंगाने नहीं पड़ेंगे, इसलिए ये एक बहुत बड़ी ताकत है हमारे लिए। और ये फोर्स मल्टीप्लायर का काम करता है और फोर्स मल्टीप्लायर होने का मतलब कि ये बाकी लड़ाकू विमानों की लड़ने की क्षमता कई गुना बढ़ा देता है। एम्ब्रेयर में लगा रिफ्यूलिंग पॉड न सिर्फ इसका दायरा बढ़ाता है बल्कि ज्यादा देर तक दुश्मन के विमानों की टोह ले सकता है। फिलहाल एम्ब्रेयर 145 की टेस्टिंग बेंगलुरु में चल रही है। भविष्य में इनकी तादाद बड़े पैमाने पर बढ़ाई जाएगी। उम्मीद है कि भारतीय वायुसेना भविष्य में करीब 20 एम्ब्रेयर 145 अवाक्स शामिल करेगी। इसकी रेंज लिमिटेड है, पर ये एक तरह से कॉस्ट इफेक्टिव मेजर है एयरफोर्स का, जो कि जब भारी मात्रा में इंडक्ट किया जा सकता है। फैल्कन कॉस्टली है थोड़ा ऑपरेट करना। फैल्कन सिस्टम की खास बात यह है कि ये दुनिया का सबसे अच्छा सिस्टम है और इसे बनाने में भी समय लगता है, जबकि एम्ब्रेयर जैसा सिस्टम हम कम समय में बहुत ज़्यादा बना सकते हैं। एम्ब्रेयर 145 के मुकाबले फैल्कन काफी आधुनिक और बड़े दायरे में काम करने वाला अवाक्स है। इसे विश्व की सर्वश्रेष्ठ अवाक्स प्रणाली का दर्जा दिया गया है। फैल्कन का रडार एल बैंड है, जो कि छोटे से छोटे टारगेट को लंबी दूरी पे देख सकता है, और एम्ब्रेयर का रडार एस बैंड है, जो कि एक्स बैंड और एल बैंड के बीच की कमियों को कुछ हद तक दूर करके दोनों के फायदे को लाभ में उठाता है। लेकिन सोचिए, जब फैल्कन और एम्ब्रेयर 145 एक साथ आएंगे तो भारत की हवाई ताकत दोगुनी हो जाएगी। फैल्कन और एम्ब्रेयर 145 साथ मिलकर
भारतीय आसमान को ऐसी सुरक्षा देंगे जिसमें दुश्मन पर मारने की भी हिमाकत नहीं कर सकता।